Sagrika Kisu, and today I am in Jawaharlal Nehru University where student elections, where JNSU elections are taking place. Today is a voting day and JNSU elections are taking place after a hiatus of 4 years. So we'll be speaking to different student organizations to understand that how the politics of JNU has changed in last 4 years. Let me tell you, the JNUSU elections were suspended in 2019 due to COVID pandemic, and after 4 years the student centric issues have made it to the key priorities of all the student organizations. While what's interesting is that while left, which has come under United banner of United Left Alliance, is accusing ABVP of borrowing its language, its words, and fielding a tribal candidate, ABVP says that they are more confident about their win this time around. JNU, which has always been seen as a battleground of ideologies, be it right-wing or left-wing ideology, NSUI sees itself a little in the back burner. But they have also strategically fielded a Muslim candidate, keeping in line with their national politics. So we'll be speaking to the student leaders to understand that how JNU is conducting its election this time around and on what issues. Stay tuned with us. Welcome to the print, sir. पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि जय भीम और जय श्री राम। पहली बार सुनने में आया है जय भीम और जय श्री राम साथ में बोला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या सोचा था आपने बोलने से पहले? जी नमस्ते, मैं उमेश चंद्र राजमेरा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर JNUSU। तो जैसा कि मैं एक बंजारा कम्युनिटी से आता हूँ, हाँ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिस दम पे हम आज JNUSU इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ, उसके पीछे है संघर्ष भीमराव अम्बेडकर जी का। तो इसीलिए जय भीम का जो है नारा लगा था, और हम ये देश में, हाँ, एक सच्चा नागरिक देश का कल्चर को लेके हमारा एक इंस्पिरेशन जो है हम श्री राम से लेते हैं, हाँ, तो इसीलिए जय श्री राम भी नारा लगा है। लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड लेफ्ट अलायंस ने एक दलित कैंडिडेट दे दिया, तो इससे बीबीपी ने उसका काउंटर करने के लिए ट्राइबल कैंडिडेट दिया और एक्ट ऑफ टोकनिज्म है। इस पे आपको क्या कहना है? हम ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2015 से यहाँ पर लगातार मैं कोई ना कोई दायित्व में हूँ। 2015 में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के लेके SAS का जॉइंट सेक्रेटरी से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके स्कूल प्रेसिडेंट से लेके 2019 में बता रहा हूँ, जो लास्ट इलेक्शन में मैं काउंसिलर लड़ा हूँ। उस टाइम पे इनका दलित कैंडिडेट कहाँ गया? उस टाइम पे जब आदिवासी जो बंजारा कम्युनिटी काउंसिलर लड़ा था, तब उनको खड़ा करना था दलित कैंडिडेट, तब उस टाइम पे उनको दलित कैंडिडेट दिखता नहीं है। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आदिवासी कैंडिडेट है, इसलिए शायद वो दलित को खड़ा किया हमको काउंटर करने के लिए, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं है। अभी हमारे साथ है धनंजय, जो यूनाइटेड लेफ्ट अलायंस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। उनसे हम बात करेंगे इस बारी के पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि JNU में इलेक्शन 4 साल के बाद हो रहे हैं, तो इस बार की पॉलिटिक्स में किस तरीके की तब्दीली आई है और किस तरीके से वो पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। धनंजय, आपका स्वागत है डॉक्टर इंटरव्यू में। बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि मेन लड़ाई जो हमेशा कैंपस पे रही है, आइडियोलॉजिकल वॉर रही है राइट और लेफ्ट के बीच में। तो इस बार आयशा किन मुद्दों पे बात कर रहा है? आयशा या बोले कि यूनाइटेड लेफ्ट पैनल जो है, यूनाइटेड लेफ्ट अलायंस, वो किन मुद्दों पे लड़ रहा है इस बार इलेक्शन? देखिए, कैंपस है और कैंपस में जहाँ छात्रों के इशू हैं, तो हम देखते हैं कि JNU में 3 तरीके से हमला हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं एक तरफ से पॉलिसी लेवल का हमला है, एक तरफ से प्रोपेगेंडा लेवल का हमला है, और दूसरी तरफ से जो है कि मारपीट जो हो रही है, एक वायलेंस का कल्चर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो 3 हमलों का हम सामना कर रहे हैं। पॉलिसी लेवल में लगातार फंड कट्स हो रहे हैं इस कैंपस के, रिसर्च में कट्स हो रहे हैं, रिसर्च के फंड कट्स में, सीट कट्स में। हमारा लाइब्रेरी एक है, उसमें 80% का फंड कट हुआ है, और कह लीजिए कि फंड में 1/3 मतलब फंड कट इतना कम कर दिया गया है उसको, फंड को। तो एक पॉलिसी लेवल का हम पे हमला है, और प्रोपेगेंडा लेवल पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की फिल्में आ रही हैं कि जहाँ पे यहाँ के छात्रों को मारने की बात कही जा रही है, ओपन कॉल दिया जा रहा है कि यहाँ के छात्रों को मारा जाए। तो ये हम पे हमला है, और हम जिस चीज़ की पैरोकारी करते हैं, हम बोलते हैं कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई की बात करते हैं। हम सबको हॉस्टल सिक्योरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। ABVP आरोप लगा रही है यूनाइटेड लेफ्ट पैनल अलायंस पे कि ये बस फलस्तीन, इजराइल
इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करते हैं, नेशनल मुद्दों पे बात करते हैं, कैंपस की बात नहीं करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दिल्ली विश्वविद्यालय है। वहाँ पिछले 10 से 12 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे भी पहले से विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ है, जम्मू कश्मीर हर सीट पे ही जीत जाते हैं। इतने सालों से आज तक उन्होंने हॉस्टल की एक लड़ाई नहीं लड़ी। सबसे ज्यादा ड्रॉप रेट वहां पर होता है, फीस हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते हैं और जाकर प्रशासन और उसके साथ साथ सरकार की गोद में बैठे रहते हैं। और दूसरी तरफ जेएनयू का छात्र संघ है, 2019 में जब फ्री हाइक हो रही होती है तो लेफ्ट ट्रेड यूनियन रहता है, तो पूरे छात्रों को इकट्ठा करता है और फ्री हाइक के खिलाफ खड़ा होता है। इस कैंपस को खुलवाने की एक लड़ाई होती है, जब कोविड के समय सारे बाजार बंद खोल दिए जाते हैं लेकिन कैंपस नहीं खोला जाता है, तो यहाँ से एक लड़ाई शुरू होती है। आपको पता होगा कि जब 2015 में नॉन नेट फेलोशिप को स्मृति ईरानी ने हटा दिया था, जब पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हटाया था, लेकिन जेएनयू में पहला कैंपस था जो इसके लिए खड़ा होता है, पूरे देश को आह्वान करता है और ऑक्युपाई यूजीसी करता है, 90 दिन तक यूजीसी पे बैठता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि एबीवीपी बोला जा रहा है कि एबीवीपी इस बारी लेफ्ट के प्लेबुक से शब्द उठा रही है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करके एक मॉडरेट अप्रोच दिखा रही है। हम एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उमेश जी का भाषण जब देखे प्रेसिडेंशियल डिबेट, वो शुरू किए जय भीम और फिर जय श्री राम। दीपिका शर्मा जब अपना एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिबेट कर रही थी तो उन्होंने बोला मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। पोस्टर्स पे हम पहली बार अंबेडकर को भी देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इस बार एबीवीपी जो है वो कैंपस में एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेल रहा है, जहाँ पे वो लेफ्ट का झोला, कपड़ा, मकान, पानी की बातें कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है एबीवीपी, आपका क्या मानना है इस पे? आप देखिए यार कि इस कैंपस में एबीवीपी ऐसे एक्सपोजर जाता है कि जब छात्र यहाँ ईसी का जीबीएम हो रहा था वहां पे वो खुल के आता है, लोगों से मारपीट करने लगता है, साइकिल फेंकने की वीडियोस, लाठी मारने की वीडियोस और तमाम छात्रों पर हमला करने का एक उसका बाजीगर। तो कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। शब्द ले सकते हैं लेकिन वो जो समाज के प्रति वो प्रेम नहीं ला पा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। छात्रों के प्रति वो प्रेम नहीं ला पा रहे हैं, ये दिक्कत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब मैंने आपका प्रेसिडेंशियल डिबेट सुना वेडनेसडे की रात को, तो आपने बोला मनुवादी, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, तो आपने राइट और लेफ्ट को दोनों को एक ही कलर से पेंट कर दिया। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और बाप का स्टैंड वो लेफ्ट और राइट को किस तरीके से देखता है? आप देख सकते हैं इस कैंपस में लेफ्ट इतना सालों तक रहा है, 40 साल के अराउंड। तो इस कैंपस में जो इश्यूज है, किसका इश्यूज है, बहुजन स्टूडेंट्स के इश्यूज है, ऑपरेट सेक्शंस के इश्यूज है, उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाई बहनों में कमनेस लिया जाता है, उनके साथ जो जैसे हॉस्टल में रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, पर तमाम सारे मुद्दा है। जैसे हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कौन भुगते हैं, इसमें वो जो बहुजन स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑपरेट सेक्शन से आते हैं। तो इसमें आप अगर देखेंगे इस कैंपस में भी क्या होता है कि वायलेंस करता है और एक वायलेंस के ऊपर पॉलिटिक्स करता है। वायलेंस कौन करता है? एबीवीपी करता है और वायलेंस के ऊपर पॉलिटिक्स करता है लेफ्ट। तो बादशाह, आपने जब ये भी बोला कि मैं हूँ आदिवासी, जब आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, डिबेट था सॉरी, और एबीवीपी भी यही बोल रहा है कि मैं हूँ आदिवासी, जो एबीवीपी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो एक आदिवासी कौन है, इस पे भी एक जंग सी छिड़ी हुई है। एबीवीपी ने भी पहली दफा ट्राइबल कैंडिडेट को ये दिया। तो आपको क्या लग रहा है किस 4 साल के बाद पॉलिटिक्स हो रही, किस तरीके का नजारा दिख रहा है पॉलिटिक्स में? ये अच्छी बात है। आप देख सकते पहले तो एबीवीपी का भी दिया नहीं इस कैंडिडेट, लेफ्ट में भी कभी नहीं दिया है अब तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ये वापस कैंपस में जब 2014 में आता है, तब ये जो बहुजन ऑपरेट सेक्शंस का जो एक यूनिटी, एक डिस्कोर्स एस्टेब्लिश करता है, आदिवासी डिस्कोर्स, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, दलित डिस्कोर्स, बहुजन डिस्कोर्स, तमाम जो ऑपरेट सेक्शंस का डिस्कोर्स है इस कैंपस में एस्टेब्लिश करता है। उसी का नतीजा है, उसका एक जीत है, बहुत बड़ा जीत है। आज हर पैनल में भी देख सकते हैं जो बहुजन सेक्शन है, जो ऑपरेट सेक्शन उसका रिप्रेजेंटेशन था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, वापसी की बहुत बड़ी जीत है। सर, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मेरा पहला सवाल कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जेएनयू में जो बैटल रहती है वो
राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की बैटल रहती है, उसमें हम देखते हैं कि NSUI कभी अपना पूरा मतलब इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता, मगर इस बार NSUI ने एक चीज जो बहुत डिफरेंट की, उसने स्ट्रैटेजिकली अपना कैंडिडेट चूज किया है। वाइस प्रेसिडेंट भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है, वाइस प्रेसिडेंट भी मुस्लिम है, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम है और प्रेसिडेंट भी मुस्लिम है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही है और क्यों इस तरीके के कैंडिडेट चूज किए गए? देखिए, इस मामले में अगर कहें तो हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है। इस समय आप देखेंगे कि 2014 में एक सरकार चुन करके आती है, उसके बाद लगातार माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। इस समय पूरे देश के अंदर कम्युनलाइजेशन का एक पॉलिटिक्स चल रहा है। हम लोगों को ये लगता है कि इस कैंपस के अंदर जो एक प्रोग्रेसिवनेस, एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और लिबरल स्पेस जो है, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाना, उनके वॉइसेस को आगे लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों ने इस बार माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को जमीन पर उतारा है। You can hear the slogans, the striking of drums and students going to vote for their favorite candidate. This was Sagrika Kisu for The Print. Keep following us for more such video updates and subscribe to our channel.